Okay. चलो लेट्स स्टार्ट विद IR राइट. तो लास्ट क्लास में, लास्ट दो क्लास में इनफैक्ट आई गेव यू द इंट्रोडक्शन. नाउ इंट्रोडक्शन में क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विद व्हाट इज अ नेशन स्टेट, कि कंट्री क्या होती है बेसिकली, एंड हाउ दिस कंसेप्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पावर केम इनटू पिक्चर. पहली क्लास में जाओगे तो वो बताया था मैंने. देन वी टॉक्ड अबाउट द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर. नाउ थिंग इज कि नो कंट्री एक्ट्स इन वैक्यूम. उसकी कोई ना कोई पोजीशन होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में हो तो आपकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है, राइट, एंड एज पर दैट पोजीशन आपके पास जो भी थोड़ी बहुत लिबर्टी होगी, राइट्स होंगे. ऐसी जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है ना, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का डेफिनेशन क्या देता है? ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल लॉज एंड कंट्रीज, द कॉमिटी ऑफ नेशन, जो कंट्रीज उसमें है, प्लस दी बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द कंट्रीज. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी, बिकॉज आर फोकस विल बी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू. वी वोंट गो बैक कि पहले जो 19th सेंचुरी में रहा है. we talk because that's part of world history. We are talking about the global world order post World War II, जिसमें US was the ultimately it became ultimate hegemon. कोल्ड वॉर के बारे में बात करी थी हमने, from 1945 till 1990 until USSR balkanized. उसके बाद द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, जो अब उस टाइम क्या हुआ था, वो साफ सी बात है, जो कंट्री पावरफुल होगी वो ट्राई करेगी जो रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, उनको फेवर करे. तो हम लोग देखते हैं जो वॉशिंगटन कंसेंसस, दैट इज एक सॉर्ट ऑफ अ मीटिंग हुई थी 1989 में, एंड देयर इट वाज डिसाइडेड कि ये जो पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, जो कंट्रीज कम्युनिज्म के योग से बाहर आ रही हैं, खासकर सैटेलाइट नेशंस हैं ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया में, विच वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसएसआर, उनके साथ क्या करना है. क्योंकि साफ सी बात है, दे वर न्यू कंट्रीज, दे डिड नॉट हैड एनी काइंड ऑफ, दे वांटेड टू क्रिएट अ न्यू स्टेट बेसिकली. तो स्टेट बनाओगे किस तरह से बनाओगे? तो उन्होंने बोला वॉशिंगटन कंसेंसस में कि हम जो स्टेट बनाएंगे, द प्रिस्क्रिप्शन दैट दे फॉलोड वाज दैट इफ यू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, तो इट शुड बी डेमोक्रेटिक, देन इट शुड बी लिबरल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सेट्रा, जो यूएस की अपनी आइडियोलॉजी है. सिमिलरली वॉशिंगटन कंसेंसस का जो मेजर फोकस था वो इकोनॉमिक प्रिस्क्रिप्शन पे था, कि इन कंट्रीज की इकोनॉमी कैसे आपने चेंज करनी है, रीस्ट्रक्चर करनी है. तो उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन में क्या दिखा, दे शुड द कंट्रीज विच आर कमिंग आउटसाइड द कॉलोनियल योक, और सॉरी कम्युनिस्ट योक, उसमें वो लोग जो फॉलो करेंगे न्यू लिबरल रिफॉर्म्स, कैपिटलिज्म, ठीक है ना, फ्री मार्केट. और आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये भी यही प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है ना. व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? इट रिफ्लेक्ट्स द that ultimate power resides with US. It has become the ultimate hegemon. Hegemon मतलब जिसके, साफ सी बात है, आप इसको हिंदी में से बोल सकते हो कि किसका वर्चस्व है, ठीक है. तो उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं था. और ऐसे ही हमने देखा, नॉट जस्ट दिस, वी आल्सो टॉक्ड अबाउट नॉट अबाउट इकोनॉमिक हेजेमनी बट आल्सो अबाउट अदर एस्पेक्ट्स. फॉर एग्जांपल हमने बात करी इसमें, अगर आपको याद होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब में लेक्चर पढ़े हुए हैं, देख लेना. मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स, ठीक है. अब मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स कौन सी थी? कि साफ सी बात है, अगर यूएस या फिर US and its allies have maintained their power, or they control the world economy and the everything, right? तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे एग्रीमेंट बनाए हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप्स बनाए हैं कि जो, क्योंकि आप कैसे अपनी पावर को मेंटेन करोगे? इकोनॉमिक पावर के लिए आपने अपना प्रिस्क्रिप्शन दिया, आप वर्ल्ड बैंक IMF को कंट्रोल करते हो, वेरी गुड. US का डॉलर चलता है, राइट, डॉलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. अपार्ट फ्रॉम दैट,
आपने ग्रुप्स बनाए, फॉर एग्जाम्पल आपने बनाया कि जो डिफेंस को ऐसे कंट्रोल करा जाए, तो आपने बोला ठीक है अभी जो सबसे डिस्ट्रक्टिव वेपन है दैट इज दीज आर न्यूक्लियर वेपन्स, उसको कैसे कंट्रोल करना जाए, तो उन्होंने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है ना, एनएसजी बनाया था 1974 में। अब वो हमने पूरी बात करी है, जस्ट गो बैक एंड रिवाइज दैट स्टफ। सिमिलरली आपने बोला ठीक है मिसाइल टेक्नोलॉजी है, राइट, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी को कैसे कंट्रोल करा जाए, क्योंकि अगर सबके पास अच्छी मिसाइल वेपन्स और टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो ऑब्वियसली दे विल चैलेंज द स्टेटस क्वो दैट इज लेड बाय यूएस एंड इट्स एलाइज। तो उन्होंने बोला ठीक है हमने एमटीसीआर बनाया, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम बनाई। ऐसे ही उन्होंने बोला ठीक है हम लोग बायोलॉजिकल वेपन्स या फिर केमिकल वेपन्स हैं उसको कैसे कंट्रोल कर जाए, तो उन्होंने बोला ठीक है हमने ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बनाया। फिर डुअल यूज कंट्रोल टेक्नोलॉजी के लिए वासेनार एग्रीमेंट। सो ऑल दीज आर ग्रुपिंग्स which are dominated by the west, right, and their major focus or major objective was that to reduce the proliferation of all these technologies। ठीक है, अब ये चीज मैंने लास्ट क्लास में पहले बता चुका हूं और ये शॉर्ट में बताया, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है वहां पे, आप ढंग से देखना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अभी यही गैप आता है कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ, क्योंकि इसके बाद फिर आपकी हिंदी और ऐसे ही क्लास स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो थोड़ा सा हमें थोड़ा फास्ट भी चलना पड़ेगा सो दैट वी आर एबल टू कंप्लीट द होल सिलेबस विद इन द टाइम फ्रेमवर्क। नाउ अब ये 1990 की स्टार्टिंग की बात है एंड up till 2005 or mid 2000s you also see the rise of China, you see rise of Asia but particularly about China and how China has started challenging the hegemony of the US। ये हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। तो हुआ क्या था, ऑब्वियसली US and its allies, that's Western Europe plus Japan, they went through financial crisis and हमने बात करी थी जो मिड 2000 में हुई थी 2007-8 में, दैट इज सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस। फिर हमने यूरो क्राइसिस की बात करी एंड साथ ही साथ में आप देख रहे हो चाइना का राइज, दैट चाइना हैज इज राइजिंग वेरी रैपिडली, राइट। नाउ तो चाइना ने क्या किया, चाइना स्टार्टेड चैलेंजिंग द यूएस एंड इट्स एलाइज। उसके बारे में हमने कैसे बात करी थी मैं आपको बता देता हूं आपको इसमें, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, ये रहा। So we talked about what China's Monroe Doctrine। एक मिनट, ठीक है, China's Monroe Doctrine, please go back and see again। Then इसके अंदर ही हम देखा साउथ चाइना सी इशू, ईस्ट चाइना सी इशू, राइट, द कंसेप्ट ऑफ UNCLOS जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इसको ढंग से पढ़ना। और फिर ताइवान इशू, वन चाइना पॉलिसी क्या होती है, हांगकांग इशू, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, LAC विद इंडिया, ऑब्वियसली वी विल टॉक अबाउट दिस LAC विद इंडिया जब इंडिया चाइना रिलेशनशिप होगी, लेकिन मैं यहाँ पे पासिंग रिमार्क बताया था आपको। एंड इन इकोनॉमिक डोमेन RCEP, BRI, AIB, NDB सारे पाएंगे, दोबारा पढ़ेंगे हम। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट ऑल दीज आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ राइज ऑफ चाइना। ये प्रीवियस क्लास का है सारा का सारा। और फिर हमने एक ये भी देखा था कि चाइना ने एक अलग से शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन whose initial focus was on security in Asia, सेंट्रल एशिया, पहले सेंट्रल एशिया फोकस था, नाउ अब हल्के हल्के इसकी आप देखोगे इसकी मेंबरशिप भी बढ़ रही है। जैसे अभी इसमें हाल फिलहाल में इंडिया, पाकिस्तान और ईरान 2023 में एडमिट कर दिया है, ये बाद में भी देखेंगे हम। नाउ अब फिर उसके बाद हमने फिर ये तो करने के बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था, और अगर आप होमवर्क करते हुए जा रहे हो, द थिंग इज व्हाट यू नीड टू डू इज दैट वट एवर क्वेश्चन आई एम गिविंग उसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि मुझे स्पीड बढ़ा के रखनी है। अगर मैं स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा तो ये IR ऐसे खत्म नहीं होने वाला, कि मुझे कम से कम 1.5 महीना चाहिए होता है ढंग से IR पढ़ाने के लिए। तो आई एम जस्ट मूविंग बिट फास्टर। तो अल्टीमेटली जो डिबेट थी, राइट, the debate today is we talking about is what we call as new Cold War। Now what is the new Cold War? New Cold War is US on one hand, Washington consensus, and on other hand you have the Beijing consensus। Beijing consensus क्या हुआ कि now China is trying to promote its ideology, its kind of political system to other countries, because अदर कंट्रीज आर ऑल्सो लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स, कि भाई एक है US लेड डेवलपमेंट मॉडल जहां पे फ्री मार्केट्स की बात हो रही है, क्योंकि
कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट के अपने भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी, राइट, एंड पावर कॉन्सेंट्रेट होती है कुछ कंपनीज के उसमें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो नाउ चाइना इज कमिंग अप विद इट्स ओन इकोनॉमिक मॉडल, own political model, which it is trying to promote. This is called what we call as Beijing consensus. So the new Cold War is basically Washington consensus versus the Beijing consensus. और ये मैंने लास्ट क्लास में कवर कर दिया था, तो आपका होमवर्क यही है, आप ढंग से देखो उसको और ट्राई करो, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वो आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, और कर लोगे तो मोर और लेस आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा. ठीक है, तो ये मैंने लास्ट टाइम का था, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, साउथ चाइना सी, UNCLOS, डिस्कस द राइज ऑफ चाइना इन द लास्ट 15 years एंड स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया. फाइन, ट्राई टू आंसर इट. कर पाओगे तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाओगे तो मेरे से पूछो. अब हमने जो प्रेजेंट, अब कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं, ठीक है. सो एक तरफ हमने देख लिया कि हाउ दिस international relationship came into picture, balance of power, the evolution of nation state, and then we talked about the global world order post 1945, the Cold War era, and then rise of China. और presently हम देख रहे हैं चाइना और यूएस के बीच में sort of conflict is going on, which is called new Cold War. Now what has been India's foreign policy with respect to that? ये हमारा अब इस क्लास का फोकस रहेगा, और हम क्या देखेंगे, पैरेलली चलेंगे कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा था तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, फिर ग्लोबल ऑर्डर जैसे चेंज हुआ तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसे कैसे चेंज होती रही. बिकॉज एज आई सेड, नो कंट्री एग्जिस्ट इन वैक्यूम. ऑब्वियसली इट विल रिएक्ट, it will react to a situation, it will react to condition situations जैसे जैसे दुनिया में चल रहा है. तो let's talk about Indian foreign policy when India got independent, and this is the Cold War era. Fine. So जो आप देखोगे कि फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेहरू वाज आल्सो द फॉरेन मिनिस्टर. ठीक है, तो फॉरेन मिनिस्टर भी थे. तो he was the one who devised, who formulated the Indian foreign policy at that particular point of time, and he had a socialist leaning. ठीक है, आप ये हिस्ट्री किताबें पढ़ते हो कि हाँ कैसे नेहरू जी ही वाज सोशलिस्ट. इनफैक्ट सोशलिज्म का उस टाइम पे इट वाज इन वोग बिकॉज यूएसएसआर वाज a sort of an alternative model to the US. It was more humane. आप सोशलिज्म किस बारे में बात करता है? It talks about equality, right? It talks about labor rights, etc. etc. तो वो चीज से बहुत सारे इन्फ्लुएंस थे. नाउ जब इंडिया आजाद हुआ और ये दो ब्लॉक बन चुके थे, नाउ ऑल दीज कंट्रीज, नाउ इन वर्ल्ड हिस्ट्री दिस पर्टिकुलर एरा इज नोन एज द एरा ऑफ डीकोलोनाइजेशन. ठीक, जो आप पढ़ोगे भी, पवन सर जब पढ़ाएंगे आपको, तो जो ये न्यू कंट्रीज फॉर्म हो रही थी इन एशिया, इन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, they came out of what colonial yoke, and उनका एक्सप्लॉइटेशन पहले से हो रखा था. So they were trying to find out what is their present position in the world. क्योंकि अब दो तरफ से प्रेशर आ रहा है कि एक ट्राई कर रहा था यूएस की अपनी पॉलिसीज को प्रमोट करे, उसके ब्लॉक में जितनी इन्फ्लुएंस में आ जाए कंट्रीज, सिमिलरली यूएसएसआर आल्सो ट्राइंग. तो एक पर्टिकुलर जो ये नए लीडर्स थे, राइट, and who were enlightened enough, say what they thought was कि ठीक है, हम लोग कुछ we will try to have what we call strategic neutrality. ठीक है ना, तो एक टर्म आता है strategic neutrality. अब आप जितने भी जैसा ये पढ़ रहे हैं हम what IR, so it will have its own terms, own jargon. ठीक है, तो आपको ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे. ठीक है, तो strategic neutrality की तरफ ज्यादा फोकस था. नाउ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेबर चाइना है, राइट. सो जो चाइनीज फॉरेन पॉलिसी, जो इंडिया की चाइनीज फॉरेन पॉलिसी अंडर नेहरू रही है, उसका मार्क आप देखोगे, दैट इज द सोल और यू कैन से फंडामेंटल ऑफ नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी. ठीक है, और उसका इंपैक्ट आज तक है. ठीक है, ये स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी हम अभी भी देखते हैं. फॉर एग्जांपल अभी जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है, तो हम लोग देखोगे आप, we always talk about strategic neutrality. No, we are not taking sides. तो आज तक उसका इम्पैक्ट रहा है. नाउ तो पहली जो फॉरेन पॉलिसी की जो मेजर फॉरेन पॉलिसी नेहरू के अंडर में थी, दैट वाज पंचशील, राइट.
नाउ चाइना ऑल्सो बिकेम इंडिपेंडेंट एंड नेहरू वॉज एन आइडियलिस्ट. हमने जब टाइप्स ऑफ फॉरेन पॉलिसीज पढ़ी थी, आप प्रीवियस क्लासेस में जाना, तो मैंने वहां पे 3 तरह की फॉरेन पॉलिसीज की बात करी थी आइडियोलॉजिकली. वन वॉज आइडियलिज्म, ठीक है ना, वन वॉज योर लिबरल, ठीक है ना, एंड थर्ड वॉज रियलिज्म. ठीक है, तो नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी इज कॉल्ड नेहरूवियन आइडियलिज्म ऑल्सो. नाउ so first one was Panchsheel. These are 5 principles of mutual coexistence, peaceful coexistence. ठीक है, अब ये कब साइन हुई थी? पहले वॉट में तो आप ये देखो, अब होमवर्क क्या है, रटना है किसी तरह आपको. अगर सपोजिटली आपको बोल दिया जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पंचशील, तो इफ यू रिमेंबर द की वर्ड्स, आई एम नॉट सेइंग कि आपको पूरा रटा रहे, लेकिन ये 5 मिनट से बार बार पढ़ना और ये टिप्स में ट्राई करना कि आपके टिप्स में रहे, क्योंकि वो 50 वर्ड्स में पूछ सकता है कि पंचशील के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखो. तो बेसिकली जो पूरा पंचशील का आइडिया है, इट्स अबाउट म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स. ठीक है, ये हमने साइन करी चाइना के साथ जब चाइनीज प्रीमियर, अब उस टाइम पे माओ जेडोंग थे, माओ जेडोंग के जो साथ में ये बोल लो कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर जो प्रीमियर थे या सेकंड इन कमांड थे, ही वाज जाओ एन लाई. तो ही केम टू इंडिया इन 1953 एंड 54, 53-54, और दिस पर्टिकुलर पंचशील वाज साइन. नाउ आइडियलिज्म क्यों है? बिकॉज साफ सी बात है, नेहरू बिलीव्ड दैट अगर जो इश्यूज हैं दो कंट्रीज के बीच में, वो रिजॉल्व हो सकते हैं वाया व्हाट, दीज एग्रीमेंट्स, वाया फॉलोइंग सम रूल्स, जो कि अगर आप चाइना की हिस्ट्री पढ़ोगे, इट्स अनलाइक दैट. इट हैज बीन वेरी एग्रेसिव अबाउट फॉरेन पॉलिसी इवन पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2. तिब्बत को कैसे कैप्चर करा, तभी भी चाइना की इंडिया की आंखें बंद थी. एस्काइचिन कैप्चर कर लिया था उस टाइम तक, तभी भी इंडिया की आंखें बंद थी. एंड the Indian media and the Indian leaders were trying to promote a picture of China that it has also been persecuted. क्योंकि अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो एक टर्म आता है स्लाइसिंग ऑफ द चाइनीज मेलन, कि चाइना पूरा कॉलोनियल किसी कंट्री के अंडर में था, लेकिन उसे स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में डिवाइड कर दिया था. तो वो एक हमदर्दी टाइप की थी, ठीक है ना. और दे बिलीव दैट वी the future is of India and Asia because they are one of the largest country, most popular country. तो इनके जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज होते हैं. तो चाइना कैन नॉट बी एग्रेसर अगेंस्ट इंडिया. तो हिंदी चीनी भाई भाई उस टाइम पे ये चलता था, लेकिन क्या नेहरूवियन आइडियलिज्म था. तो दिस इज पंचशील फॉर यू. व्हाट, राइट नाउ पॉजिटिव ऑफ, 2 मिनट को, ये आगे पहुंच गए थोड़ा सा, ये रहा व्हाट. तो ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया कि म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, राइट. नाउ इस चीज में जो क्रिटिसिज्म है, अगर आपसे पूछा जाए क्रिटिकली एनालाइज पंचशील, ठीक है, तो आप बताओगे कि नेहरूवियन आइडियलिज्म कैसा था. एंड बिकॉज पंचशील वाज साइंड विद व्हाट, योर चाइना, एंड वी हैड अ वॉर विद चाइना 1962, ठीक है ना. अल्टीमेटली जो ये सारी प्रिंसिपल्स हैं, चाइना उसके अगेंस्ट गया एंड अल्टीमेटली इट लेड टू कॉन्फ्लिक्ट. और उसके बाद नेहरू जी का डिमाइस भी हो जाता है बिकॉज ही वाज अगेन शॉक्ड कि ऐसे कैसे हो गया अंडर हिज वो. प्लस अगर आपको क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए, एक तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है. सेकेंड जैसे पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बोलोगे कि पंचशील का इट बिकेम द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है ना. क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि यार डिस्कस पंचशील, ठीक है. अगर वो 50 वर्ड्स में पूछते हैं तो आप उसमें हल्का सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आया किसके बीच में साइन हुई और 5 प्रिंसिपल बता दोगे. अगर वो थोड़ा सा 100 वर्ड्स में पूछ लें कि क्रिटिकली एनालाइज पंचशील, तो आप स्टार्टिंग वैसी करोगे, एक इंट्रोडक्शन में एक लाइन लिखोगे किसके बीच में साइन हुआ, 5 प्रिंसिपल बताओगे बॉडी में, और उसके बाद जब बताओगे पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो पॉजिटिव में आप बता सकते हो फाउंडिंग प्रिंसिपल नाम की कैसे हुई है, ठीक है. और उसके बाद ये भी बता सकते हो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस में कि हाँ कैसे इट वाज सेटबैक फॉर इंडिया आल्सो बिकॉज इट वाज टू मच आइडियलिस्टिक, ठीक है. ये आपकी किताबों में मैंने दे रखा है, अगर आप वो बुक देखोगे जो मैंने लिखी हुई है उसमें सब लिखा हुआ है, चिंता मत करना उसकी बात, ठीक है. नाउ सो दिस इज पंचशील फॉर यू. और उस समय इंडिया वाज पंचिंग अबव इट्स वेट बिकॉज दो एग्रेसिव ब्लॉक्स हैं, यूएस
और यूएसएसआर जो सिर्फ लड़ाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। दे आर डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स एट अ वेरी रैपिड पेस। और उस समय अगर आप कोल्ड वॉर एरा की हिस्ट्री पढ़ोगे, इट वाज लाइक एक डॉक्ट्रिन मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी, MAD। इस लेवल का एग्रेशन था, mutually assured destruction. They were accepting this fact that they have developed weapons to that extent that they can destruct each other umpteen number of times, बार बार डिस्ट्रक्ट कर सकते थे। एंड उन्होंने ये बोला कि ठीक है, हम इतने न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट कर लेंगे, शायद वो एक सॉर्ट ऑफ अ will be a protective shield against the other countries that it will find difficult to attack it, and if it attacks तो वो जो रिटेलिएशन आएगा कि वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस लेवल का पागलपन था, तभी इसको बोलते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। नाउ इस एरा में जब जहां पे कोल्ड वॉर पीक में थी, दोनों जो बड़े बड़ी कंट्रीज लड़ रही हैं, तो दिस केम एज अ रे ऑफ होप फॉर मेनी कंट्रीज हु केम आउटसाइड दिस व्हाट वी कॉल कॉलोनियल योक, ठीक है। तो कॉलोनियलिज्म जो बाहर आ रही थी, तो उनके लिए तो NAM became a sort of a third block for those countries which did not wanted to align with either of the two groups, ठीक है। जो इसकी फाउंडिंग है, सो पहली बार बेलग्रेड में, पहले तो बांगडुंग, ये इंडोनेशिया में पहली बार ये लीडर्स मिले, ठीक है। आई थिंक इट्स इन 1955, देख लेना। तो यहां पे इसकी अभी फर्स्ट मीटिंग नहीं हुई, लेकिन यहां पे बात होना स्टार्ट हुई एंड दे एक्सेप्टेड कि हमें एक थर्ड ब्लॉक चाहिए। एंड फाइनली 1961 ये आपकी बेलग्रेड, उस टाइम पे यूगोस्लाविया एक कंट्री थी, वहां पे इसकी पहली मीटिंग हुई एंड NAM फाइन को आपने एज अ ब्लॉक बन गया। नाउ हु आर द पीपल हु आर एंगेज इन इट, आपको नाम पता होने चाहिए। जो मेजर लीडर थे, नेहरू जी ने तो का ही था प्रोमिनेंट रोल, ठीक है। उसके अलावा आपके सुखार्नो इंडोनेशिया के थे, देन यू हैव जनरल टीटो यूगोस्लाविया के, और कर्नल नासिर इजिप्ट के। सो दीज वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ योर NAM, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज NAM? NAM इज अ थर्ड ब्लॉक which did not wanted to align with the other two blocks, ठीक है ना, the USA led capitalist model और ये USSR का, but they wanted to practice what? Strategic neutrality. Now strategic neutrality जब हम वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि they won't align with the interest of the two blocks, कि अगर USA बोल रहा है कि आपको ये करना है तो आपको यही करना है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है they will go with any one of the two blocks as per the interest of their country. अब इंडिया की आप देखोगे उस समय, ठीक है, तो इंडिया ऐसा नहीं था कि यूएसए से बिल्कुल ही डिसइंक्लाइन था। तो आप उस समय जब इंडिया के जो फूड क्राइसिस हुई, राइट, तो आप देखोगे जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ, तो उसमें यूएस का काफी योगदान है, ठीक है। PL 480 प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, ठीक है, यूएस का था। तो ये वीट वगैरह बहुत ज्यादा हमने ली। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू टॉक अबाउट द मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, उसमें यूएस के काफी साइंटिस्ट, दे हैड अ सॉर्ट ऑफ अ कोलैबोरेशन विद देम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यूएस से हम लोगों ने बिल्कुल, ऐसी यूएसएसआर के साथ है, दो वी हैड एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स यूएसएसआर मोर। तो एड वगैरह यूएस से भी ले रहे थे हम, यूएसएसआर से भी ले रहे थे, और जहां पे हमें लगता था हमारे इंटरेस्ट प्रमोट हो रहे हैं, हम वहां पे साइड ले लेते। सो एक पर्टिकुलर एक स्कॉलर भी थे, उन्होंने बोला था कि इट्स NAM इज नॉट स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी एट ऑल, बट इट्स लाइक मिल्किंग बोथ द काउस। जहां पे आपका इंटरेस्ट है आप वहां करोगे, ठीक है। नाउ अब ये NAM, अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा, जो मेजर क्वेश्चन है, ठीक है, जनरली होना क्या चाहिए था कि जो नॉन अलाइंड मोमेंट, यू आर नॉट अलाइंड विद एनी ऑफ द ब्लॉक्स, राइट। तो जब कोल्ड वॉर एंड हुई और जब जो ये दो ब्लॉक्स में एक ब्लॉक खत्म हो गया, तो किससे नॉन अलाइंड रहोगे? तो बेसिकली जो NAM था, इट शुड हैव डाइड अ नेचुरल डेथ, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव द टू ब्लॉक्स, यू डोंट हैव द कोल्ड वॉर, फॉर व्हाट इट वाज क्रिएटेड, दैट यू फॉलो स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी फ्रॉम बोथ द टू। अब क्या है इसका है? तो अब जो क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में, वो पूछते हैं रेलेवेंस ऑफ NAM,
एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ नैम इन दी प्रेजेंट वर्ल्ड एरा और प्रेजेंट जो ग्लोबल ऑर्डर है। यस, ऑनलाइन समझ आ रहा है यहां तक? किताब पढ़ते रहना साथ में यार, है ना, किताब की मैं थोड़ी स्पीड से चल रहा हूँ इसमें, किताब पढ़ते रहोगे तो समझ आ सब, और वो बहुत हेडिंग सब हेडिंग के हिसाब से लिखा हुआ है, मैंने वहां पे ये भी लिखा हुआ है इज नैम रेलेवेंट, तो आपको पूरा एक आंसर मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग, जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में वो पढ़ते हुए चलो सब, आई कैन प्रॉमिस कि इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारा आप उसमें क्रिटिसिज्म नाम का वहां पढ़ोगे, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। क्रिटिसिज्म पढ़ना नाम का आराम से, क्योंकि ये इतना रेलेवेंट नहीं है। नाम 2.0 या बोलो कि वेदर रेलेवेंस ऑफ नाम, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। तो इसमें मैं आता हूँ रेलेवेंस ऑफ नाम। तो रेलेवेंस ऑफ नाम की बात करें तो एज अ सेड दैट सिंस NAM was created during the Cold War and its objective was fulfilled, right? Because post Cold War you did not had any bloc, so you don't have to align with anyone. There's only US, right? तो NAM को खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन NAM still exists. तो आप यहाँ पे लिखोगे why NAM still exists, right? पहले आप बताओगे कि हाँ it should have died a natural death, लेकिन यहाँ पे number one is bridge building. Now thing is, if we see the present world global order, you will see that now the world is again moving towards a new cold war. तो आप यहां से बताओगे न्यू कोल्ड वॉर किसके बीच में? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बीजिंग कॉन्सेंसस वर्सेस वाशिंगटन कॉन्सेंसस। चाइना is coming as a new pole, right? And it both the countries are trying to increase its influence as it was then also, right? They have different set of ideologies. तो यहां पे it could act as a bridge between the two countries कि कंफ्लिक्ट ना हो जाए, ठीक है ना। पहला तो वाला काम आप यहां पे लिख सकते हो ऐसी। सेकंड इज प्रमोटिंग मल्टीपोलैरिटी। नाउ पोस्ट 1990 द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर लेड बाय यूएस, क्योंकि और कुछ तो चैलेंज करने वाला था ही नहीं। तो नैम का एक काम यह भी हो सकता है कि वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ मूव करे। जैसे इंडिया का भी ऑब्जेक्टिव यही है कि भैया जो आजकल एक टर्म बीच में यूज हो रहा था आज से 10-15 साल पहले, G2 बोलने लग गए थे उसको, कि दैट US accepts the rise of China and it accommodates China in the global world order. तो G2 बोला रहा था, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं इट इज मूविंग टूवर्ड्स कन्फ्लिक्ट। साफ सी बात है, यूएस के जो हेजिमनी है या वर्चस्व है उसको चैलेंज कर रहा है चाइना, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू चैलेंज द स्टेटस को, दैट पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल और कंट्री विल रिएक्ट, और हम वही देख रहे हैं, और उसका मैनिफेस्टेशन हम रोज ही देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ चाइना सी में देख रहे हैं, या ताइवान में। अभी आज सुबह न्यूज पढ़ोगे तो जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बोला कि हम वी विल सेंड अप्रॉक्स $600 मिलियन वर्थ ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट टू ताइवान। सो अगेन वही चल रहा है सारा का सारा। या फिर जो अभी ट्रेड वॉर चल रही है एक्सेट्रा। सो ऑल दीज आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द न्यू कोल्ड वॉर, राइट। तो नैम क्या कर सकता है? नैम इसमें ट्राई कर सकता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, ठीक है ना, क्योंकि जितने ज्यादा पोल होंगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कंफ्लिक्ट रिड्यूस होने की, बिकॉज दे कैन एक्ट अगेन एज अ ब्रिज बिटवीन द टू पोल्स अगेन, ठीक है। थर्ड इज रेजिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। नाउ जो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर है, अगर आप देखते हो, भले वो इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर हो, राइट, या फिर even if you talk about climate change, right, it is not fair, it is not fair towards the ग्लोबल साउथ। हमने ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को जानते होंगे आप, ठीक है ना, हमने पहले भी बात करी है। ग्लोबल नॉर्थ बेसिकली द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, ग्लोबल साउथ में जनरली वो कंट्रीज हैं वो जो कॉलोनियलिज्म से बाहर आई हैं, विच आर आइदर emerging. Now a word which we use is emerging, we do not use the word underdeveloped, ठीक है। एंड इंडिया इज ट्राइंग टू लीड और टेक अ लीड फॉर द ग्लोबल साउथ, और चाइना भी वही ट्राई करता है। अगर आप जो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हो, ठीक है, नाउ द रिच कंट्रीज डू नॉट वांट टू शेयर देयर वेल्थ। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज में एक पर्टिकुलर प्रोविजन बना था पेरिस क्लाइमेट डील से पहले की बात, पहले भी और अभी भी। उस समय बोला था कि एक ग्रीन क्लाइमेट फंड टाइप का बनाएंगे, क्लाइमेट फंड होगा जिसमें एनुअली द कंट्रीज इन द ग्लोबल नॉर्थ, ठीक है ना, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं,
they will put in $100 billion so that, and this money will be used by the developing world or emerging world for mitigation, ठीक है ना, adaptation. लेकिन आज तक वो फंड पूरा आया ही नहीं है. सो यू ऑल्सो नो, अब जब क्लाइमेट चेंज पढ़ते हो कि इसमें पास्ट की बात चलती है कि जितना ज़्यादा आपका GHGs हैं, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन है, वो वेस्ट ज़्यादा करा है बिकॉज दे इंडस्ट्रियलाइज बिफोर, सो दे हैव मोर स्टेक और यू कैन से मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स मिटिगेशन, लेकिन वो पैसा आता ही नहीं. सिमिलरली अगर आप बात करोगे अभी जो इंटरनेशनल करेंसी यूएस डोमिनेट्स देयर, ठीक है ना, अभी डॉलर इज द लीडिंग इंटरनेशनल करेंसी, ठीक है, तो आपको डॉलर चाहिए. उसके अलावा अगर आप बात करोगे जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, कायदे से हमने, अगर आप याद करना उस क्लास में मैंने बताया था, यूएन शुड हैव बीन द प्लेटफॉर्म वेयर ऑल दीज इश्यूज शुड हैव बीन डिस्कस्ड. उसके लिए हमने यूएन के अंदर ही एक इंस्टीट्यूशन बनाया था, यूएन CTAD, राइट, जाना क्लास में पढ़ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, राइट. अब ये डिफंक्ट हो गया है, इसके अंडर में G77 बताया था मैंने आपको, प्लीज गो होम एंड सी दैट क्लास. कायदे से ये होना चाहिए बिकॉज दिस अ डेमोक्रेटिक फोरम, ईच कंट्री हैज वन पर्सन वन वोट एंड एवरीवन कैन डिस्कस. बट अभी आप इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर देखोगे, कौन है, यू विल सी IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, राइट, एंड ADB अगेन इट विच इज, जिसमें मेजर स्टेक आपका जापान का है एंड इट्स एलाई ऑफ व्हाट, US. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, इट्स स्टिल नॉट फेयर टूवर्ड्स द ग्लोबल साउथ. So here what we can they use is they can raise their voices against this. इसके अलावा अगर और बात करनी है, आप और बात कर सकते हो, जैसे कि US and its allies how they have used their power to intervene in other countries, whether it's Iraq, Afghanistan, Libya, etc. हमने जब हम नेशन स्टेट की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको, GSTP में क्या बताया था मैंने आपको, how do you define nation state? It's a nation state means a country, जो normal parlance में बोलते हैं, लेकिन it's what, a geopolitical concept which is defined by what, G for government, S for sovereign. Now sovereign is one of the most important aspect of any nation state, that it is free to take its own decision, no outside power can dictate it. But what you see these days is कि जो बाहर की पावर डिक्टेट कर रही है, in fact they are even attacking them with weapons और regime change करने की कोशिश कर रहे हैं. तो again what does it show, that the present global order, world order is not fair. तो NAM जो है, सॉरी NAM 2.0 ये वाली वॉइस करता है, क्लाइमेट चेंज ही कर सकता है, इकोनॉमी को, हर चीज के बारे में बात कर सकता है. इट कुड बी अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट. Last but not the least, it could be a platform for South-South cooperation. That is, all the emerging nations come together और अपने जो इश्यूज उनको रेज करें, है ना. तो ये है रेलेवेंस ऑफ NAM. यस, ऑनलाइन समझ आ रहा है? ओके. अब ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको जरूर करना. और ये करोगे तो मेरे हिसाब से मतलब इससे बाहर नहीं आएगा. 50 वर्ड्स और 20 लिखा हुआ है, 50 कर देना इसको. G77 के बारे में लिखो, ये पढ़ा रखा है, क्लास देखोगे याद आ जाए, देखना. G20 के बारे में लिखो, P5 के बारे में, परमानेंट 5 ऑफ UNSC, UNSC के बारे में लिखो कि क्या है, और ऐसी क्वेश्चन बनते रहेंगे हल्के हल्के. फिर मैंने आपको सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस के बारे में बताया था उस समय. 50 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो क्या था वहां पे. ये ज्यादा आएगा नहीं वहां पे, सिर्फ छोटे से, फॉर एग्जांपल ब्रेक्जिट के बारे में लिखने के लिए आ गया था 2016 के पेपर में. 2016 के 21 मुझे हाँ नहीं, 2016 टाइम पे आया था. तो ब्रेक्जिट आप बोलोगे क्यों आया, 3 साल हो गए. तो ऐसी सब प्राइम मॉर्टगेज लिख देना. ऐसी यूरो क्राइसिस थी, ये मैंने पढ़ा रखा है. ट्राई टू राइट अबाउट इट इन 50 वर्ड्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज NAM स्टिल रेलेवेंट. और इसको आप 50 नहीं, इसको आप 100 वर्ड्स में लिखो, ठीक, 100 वर्ड वाले में, ठीक है. 100 वर्ड्स मतलब आप आराम से 130 140 भी चलेगा तो इशू नहीं है, ठीक. नाउ
अब जो हम लोग कहाँ पहुंचे, अब हम पहुंचे 1990, ठीक है, कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी है, फाइन, एंड नाउ द वर्ल्ड इज यूनिपोलर, led by US and its allies, fine, and what we see is that during the Cold War, though we practice strategic neutrality, but since because of the conditions in the Indian subcontinent, because Pakistan allied with West, right, it became part of what we call CENTO, ठीक है, उस टाइम पे एक यूएस ने क्या करा, ऐसे ऐसे छोटे वो ग्रुपिंग्स बना दी अगेंस्ट यूएसएसआर, ठीक है, सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सियाटो साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो उसके अपने एलाइज थे, ठीक है। अब सेंटो सियाटो कोई पूछेगा नहीं आपसे, तो इंडिया के पास क्या ऑप्शन बचता? तो you will see during the Cold War era, India became highly dependent on USSR for its security, its defense equipment industry, अभी जो आज तक चल रहा आ रहा है, ठीक है, and also for aid, तो काफी एड आती थी आपकी यूएसएसआर से। नाउ अब आपके गॉडफादर एक्सपायर कर गए, साफ सी बात है, यूएसएसआर बाल्कनाइज्ड, ब्रोक अप, जो भी वर्ड आपको यूज करना है। सो रशिया, जो उसका कैन से द कोर ऑफ यूएसएसआर बिकेम हाईली वीक। सो आप देखोगे तो इंडिया के पास बेसिकली इट डिड नॉट हैड अ गॉडफादर, यू कैन से, ये वर्ड यूज मत करना गॉडफादर, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और इंडिया मेकेम ऑर्फन टाइप, ठीक है ना, जाए कहां? तो अब इस प्रेजेंट वर्ल्ड एरा में जहां पे इंडिया डिड नॉट सी आई टू आई विद यूएस, it has to calibrate its foreign policy. And the first thing was, if you observe that कोल्ड वॉर खत्म हुई और 1991 में इंडिया में बीओपी क्राइसिस हो गई, राइट, ये रहा ना, बीओपी क्राइसिस हो गई, बैलेंस ऑफ, जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, बिकॉज साफ सी बात है एड आना बंद हो गई, ठीक है, पैसा वगैरह ऐसा रहा नहीं, ठीक है। तो इंडिया इस पर्टिकुलर टाइम पे अब जो उसकी प्रायोरिटी थी कि अपनी जो इकोनॉमी है उसको किस तरह रिस्ट्रक्चर करे, तो हम लोगों ने क्या करा, हमने आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी वाज दैट वी सीक फॉर न्यू मार्केट्स, नए मार्केट मिले, हम अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल में लाएं, और जो डोमेस्टिक हमारे जो क्या डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट्स, डोमेस्टिक में क्या था हमारा, कि जो हमारा डोमेस्टिक पॉलिसी थी, इट्स मोर फोकस वाज ऑन कि हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें, एंड ऑब्वियसली इट वुड हैव एन इंपैक्ट ऑन व्हाट योर फॉरेन पॉलिसी। तो हम लोगों का जो मेजर फोकस था, जो हमें एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह आए थे, एंड वी ट्राई टू व्हाट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी, जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, राइट, कि too much agriculture dependence, so we wanted to promote manufacturing and services and also see new markets for our products. तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का भी ऑब्जेक्ट, बिकॉज बिफोर दैट वी आर मोर लेस अ क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है ना, आप लोग ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। तो एक तो ये वाला था। सेकंड जो एक और इशू था इंडिया का उस टाइम पे, ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर। नाउ थिंग इज वी आर लिविंग इन अ नेबरहुड which is very hostile towards us, particularly Pakistan and China, and they had sort of a, अभी भी आप देखते हो कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में they are allies, right, and China was helping, assisting Pakistan at that particular point of time also to get nuclear weapons, ऐसा नहीं है, करा नहीं है वो, obviously open में नहीं है, लेकिन Pakistan got the nuclear weapons, right, and India was also striving it, though we started way back in 1974, जो हम लोग जिसको बोलते हैं स्माइलिंग बुद्धा, राइट। तो इस पर्टिकुलर एरा में वी नीडेड आल्सो न्यूक्लियर वेपन्स, साफ सी बात है, एज अ सॉर्ट ऑफ अ प्रोटेक्टिव शील्ड, ठीक है, अ डेटरेंट अगेंस्ट दीज हॉस्टाइल नेबर्स। तो इसमें क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रही है, तो दिस वाज अ मेजर फोकस इन 1990s। एंड थर्ड, energy security. Now since we were trying to reform our economy, and हमने reforms भी लेके आए, LPG reforms जो बोलते हैं, so and you know that
we do not produce that kind of petroleum products or maybe natural gas, तो हमारी इकोनॉमी चलते रहे. We are dependent on it. More than 80% of the fossil fuels are imported, right? अभी भी वही हालत है हमारी. तो this is also became one of the major focus of India's foreign policy. तो ये दो तीन के बारे में बात करते हैं. ठीक है, हम लोगों ने इसके लिए फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या इनिशिएटिव लिए. ठीक, नाउ फर्स्ट वन इज लुक ईस्ट. लुक ईस्ट पॉलिसी आपकी 1991 एज फार रिमेंबर तब तक आ गई थी अंडर पीवी नरसिम्हा राव. ठीक, तो लुक ईस्ट का मतलब इंडिया के ईस्ट की तरफ देखना, बिकॉज इंडिया के ईस्ट में वी हैव अ वेरी डायनेमिक ब्लॉक विच वी कॉल्ड आशियान. ठीक है, ASEAN, इसके बारे में पढ़ोगे आप घर जाके, आशियान. ठीक है, सो जो लुक ईस्ट का जो मेजर फोकस था वाज योर ट्राइंग टू फाइंड न्यू मार्केट फॉर आवर प्रोडक्ट्स. ठीक है, मेजर फोकस वाज इकोनॉमिक. इसमें स्ट्रैटेजिक, डिफेंस, कल्चरल कोई एस्पेक्ट हमने एज सच इंक्लूड नहीं किया था, है ना. लेकिन अभी आप देखोगे ये अब, क्योंकि जो क्वेश्चन अब आएगा, मैं क्वेश्चन में आता हूं. अब 2014 में जब NDA 2 आई, उस टाइम पे बहुत सारी चीजों का नामकरण हुआ. सो व्हाट वी स्टार्ट कॉलिंग वाज एक्ट ईस्ट. लुक ईस्ट चेंज टू एक्ट ईस्ट. नाउ उस समय डिफरेंस क्या है, वी वर इकोनॉमिकली वेरी अनस्टेबल. नाउ वी आर वेरी स्टेबल इकोनॉमी, राइट. उस टाइम पे 2014 में हम शायद 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, राइट. सो इंडिया वाज राइजिंग, इंडिया वाज इकोनॉमिक स्टेबल, इट वाज कॉन्फिडेंट दैट कि हम लोग आगे अच्छा करने वाले हैं. यहां पे इश्यूज थे. तो अब एक्ट ईस्ट का जो ऑब्जेक्टिव था, इट वाज जस्ट नॉट इकोनॉमिक, इट इंक्लूडेड अदर डायमेंशंस एज वेल. अब क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाला है वो ये पूछ सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डिफरेंस बिटवीन लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी. तो आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं वहां पे वही लिखना है. अगेन ये आपकी बुक में भी मैंने लिखा हुआ है, चिंता मत करना. अब एक्ट ईस्ट में हमने अदर डायमेंशंस कौन से खोले? हमने बोला ठीक, इकोनॉमिक तो है ही है, फाइन, बट वी विल टॉक अबाउट कनेक्टिविटी, वी विल टॉक अबाउट स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी अलायंस ऑल्सो, राइट. वी विल टॉक अबाउट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ऑल्सो. तो ये हम लोग डायमेंशंस खोलने लग गए. प्लस लुक ईस्ट में जो पूरा फोकस था वो सिर्फ आशियान ब्लॉक में था. नाउ वी आर लुकिंग एट द लार्जर, you can say, Asia Pacific region. So it includes Japan also, South Korea also, Taiwan also, and including Australia and New Zealand. तो जोग्राफिकल स्प्रेड भी बढ़ गया, हमारे डायमेंशंस भी बढ़ गए, और जो इंडिया की स्थिति थी वो भी चेंज हो गई. तो आप ये सब कुछ उसमें डिफरेंसेस में लिख सकते हो. यस गाइस, समझ आ रहा है? कल एग्जाम में आए तो लिख लेना इसको, ठीक है. ये होमवर्क भी लिखना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंस बिटवीन लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी. ओके, 1990s में एक और पर्टिकुलर प्रिंसिपल पॉपुलर हुई. ठीक है, इन 1996 एज आई रिमेंबर, 96-97, जब गुजराल, IK गुजराल बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इसे बोलते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन. मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन पहले UPSC में भी आ चुका है. ठीक है, PCS मैंने अभी देखा नहीं, हो सकता है देर से तुमसे पूछ लूं. राइट शॉर्ट नोट गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है, अभी बताता हूं इसके बारे में. एक मिनट में देख लूं मैंने क्या क्या स्लाइड्स बना रखी हैं इसमें. एक मिनट. ठीक है, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो बताया आपको, आसियान मेंबर्स, कनेक्टिविटी. तो गुजराल डॉक्ट्रिन में आते हैं पहले. ना गुजराल डॉक्ट्रिन अगर आपको पढ़नी है, ठीक है, रटनी भी है, अगर आपसे पूछा जाए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुजराल डॉक्ट्रिन. सो बेसिकली पहले इसका मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ. नाउ इंडिया इज द, यू कैन से, द लार्जेस्ट country in the Indian subcontinent. It is the major economic power. And the thing is, if India want to realize its potential, it cannot do if its periphery is unstable.
पेरीफेरी का मतलब जो कंट्रीज के आजू बाजू हैं वो अनस्टेबल। आप अगर पूरी ग्लोबल हिस्ट्री पढ़ते हो, इट इज नॉट जस्ट दैट वन कंट्री हैज रिजन फ्रॉम एशेस। अगर एक कंट्री एक अकेले नहीं बढ़ती है, एक पूरा रीजन ऊपर आता है। अगर वेस्टर्न यूरोप डेवलप हुआ है तो ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ जर्मनी हुआ, साथ में आजू बाजू और कंट्रीज भी हैं, एंड इट नीड्स काइंड ऑफ स्टेबिलिटी देयर, ठीक है ना, सो दैट इट कुड फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट इंडिया के जो पेरीफेरी में बहुत सारे इश्यूज हैं, हर तरह की इंस्टेबिलिटी है, वेदर यू कैन से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रेडिकलाइजेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये पर्टिकुलर फॉरेन पॉलिसी थी कि इंडिया गुजराल डॉक्ट्रिन की जो बारे में बात कर रहे हैं, इट्स मेजर फोकस वाज इट्स ऑन इट्स नेबर्स। अब क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके, तो अगर आपने पंचशील पढ़ी है, घर जाके देखना, पंचशील को एक साइड रखना और गुजराल डॉक्ट्रिन को एक साइड रखना, आप देखोगे ज्यादातर सारे पॉइंट्स आपको वही मिलेंगे, ठीक है। जो पंचशील में लिखा हुआ है बिल्कुल वही उधर आपको कॉपी पेस्ट मिलेगा। तो आपको मतलब ज्यादा एफर्ट नहीं मानना पड़ेगा, बस थोड़े से वर्ड्स इधर से उधर करने पड़ेंगे, आपको आ जाएगा वही कि नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, ठीक है ना, म्यूचुअल रेसिप्रोकेसिटी, ये मतलब जो भी वर्ड्स हैं वहां पे करने हैं। तो गुजराल डॉक्ट्रिन को रटने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप पंचशील को देखना और साथ में वो देखना। अब जो क्वेश्चन आ सकता है इससे गुजराल डॉक्ट्रिन के ऊपर, ठीक है, जो इसका मेजर फोकस था वो था, इससे बोलते हैं नॉन रेसिप्रोकेसिटी। ठीक है, नॉन रेसिप्रोकेसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब ये एक एक्स्ट्रा है, इसको वर्ड को आपको हाईलाइट करके लिखना है कि अभी भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये गुजराल डॉक्ट्रिन का जो इन्फ्लुएंस है आज तक है, ये समझ लो। जो इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो भी, इट्स यू कैन से द स्पिरिट इज द सेम, कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा करें। नाउ सिंस इंडिया is the largest economy, is the largest country. So, and as I said that the smaller countries around India, whether it's Nepal, Bhutan, Maldives, they're really small, ठीक है। And इंडिया का जो उनसे रिलेशनशिप होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, वी शुड डू मच मोर, और हम कुछ रिटर्न में, जैसा जनरली होता है ना कि हम लोग सोचते हैं हमने इतना करा तो कुछ करना चाहिए, उनको भी हमारे उस इंटरेस्ट में कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम नॉन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप रखेंगे, ठीक है। तो ये कीवर्ड है, ये याद रखना, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा वहां पे। अब कमिंग बैक, तो गुजराल डॉक्ट्रिन, व्हाट विल डू इज दैट you will see the Panchsheel principles and then also read this parallelly, तो आपको उसमें ओवरलैपिंग दिखेंगी, तो जस्ट यूज जो थोड़े बहुत कीवर्ड्स यहां से वहां करोगे तो आप वो गुजराल डॉक्ट्रिन रट लोगे। सेकंड इज द आइडिया ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी, जो एक्स्ट्रा है इसमें, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा जो पंचशील में नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको लिखना है वहां पे, वर्ड नॉन रेसिप्रोकल। नाउ द क्वेश्चन दैट वुड कम इज इन द एग्जाम, वो पूछेंगे कि गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स लिखो, हाउ इट वॉज मैनिफेस्टेड। तो आप उसमें कुछ चीजें बताओगे कि उस समय जब गुजराल डॉक्ट्रिन एग्जीक्यूट करी तो उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या थे, ठीक है। नंबर वन इज एज आई सेड नॉन रेसिप्रोकेसिटी, यूनिलैटरल कंसेशंस। तो हमने जो हमारे आजू बाजू कंट्रीज थी उनको हमने यूनिलैटरल कंसेशन दे दिए। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी, बिना ड्यूटी के, हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करना। नॉन रेस्पेक्ट मतलब कि अगर हमने जीरो ड्यूटी दी है तो वो भी हम भी उनसे एक्सपेक्ट करें नहीं, वो टैक्स लगा सकते हैं, दे कैन टैक्स अस, बट हम लोग उनको बिना टैक्स के इंपोर्ट करेंगे, राइट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट नॉन रेसिप्रोसिटी, यूनिलैटरल कंसेशन देना। और ऐसा इनके साथ ही नहीं है, नेपाल के साथ, ठीक है, और भूटान के साथ हमने ऐसे कंसेशन दे रखे हैं। सेकेंड इज नो फर्स्ट यूज ऑफ फोर्स, तो बेसिकली वी वोंट हैव एन एग्रेसिव स्टांस। अभी मैं आऊंगा जब इंडिया नेबरहुड पढ़ेंगे कि वहां पे कुछ इश्यूज हैं कि क्या मेजर इश्यूज हैं इंडिया और नेबरहुड के बीच में, तो मैं सारे दोबारा रिपीट होंगी कुछ चीजें,
लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट गुजराल डॉक्ट्रिन तो उसमें नो फर्स्ट यूज ऑफ फोर्स, एक एग्जांपल इसका मैं बताता हूँ, जैसे फॉर कारगिल वॉर हुई, ठीक है, कारगिल वॉर, सो इंडिया वाज नॉट एन एग्रेसर, और उसके बाद भी जब कारगिल हुआ तो देयर वर मेनी पीपल हु सेड दैट वी शुड गो फॉर ऑल आउट वॉर, लेकिन कारगिल वाज अ लिमिटेड वॉर, ठीक है, अगेन एग्जांपल ऑफ व्हाट, गुजराल डॉक्ट्रिन, ठीक है। थर्ड इज नॉन इंटरफेरेंस। एक प्रिंसिपल इसकी क्या है, वी वुड नॉट इंटरफेयर in each other's internal affairs. So India never interfered in during the 1990s, जब गुजरात उसके बाद, in the internal affairs of the other country. For example, neighborhood Myanmar, or for that matter Nepal. Nepal was very unstable at that particular point of time. वहाँ पे अभी जैसे हम देख रहे हैं जैसे डेमोक्रेसी वगैरह कुछ नहीं था. It was basically under the king Shah dynasty, right? तो even there were human right issues इन म्यांमार में तो जुंटा गवर्नमेंट थी, अभी भी है, या फिर नेपाल में भी, राइट, द किंग जो उस टाइम पे थे, मे बी ही यूज्ड वायलेंस अगेंस्ट हिज ओन पीपल, बट इंडिया डिड नॉट इंटरफेयर देयर, ठीक है, दैट्स नॉन इंटरफेरेंस। फोर्थ, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये ज्यादातर आप किताबों में आप ये भी मिलेगा आपको, रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज। सो जो भी इश्यूज हैं बिटवीन द टू कंट्रीज, small issues, it should get resolved very peacefully. For example, अभी जो इंडिया में रिवर्स हैं, राइट, दे आर व्हाट, फ्लोइंग ट्रांस बाउंड्री, दे आर इंटरनेशनल रिवर्स, ठीक है ना। तो उनमें से बांग्लादेश में हमने गंगा, तो गंगा जो गैंजेस या गंगा बोल लो हिंदी में गंगा, तो गंगा के ऊपर जो पानी बह रहा है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इंडिया बांग्लादेश के बीच में, एक ट्रीटी साइन करी, कौन सी, फराक्का एग्रीमेंट, FARAKK 1996 का एग्रीमेंट, फराक्का एग्रीमेंट। नाउ दिस वी यूज एज एन एग्जांपल, ठीक है, वन ऑफ द सक्सेसेस ऑफ व्हाट, गुजराल डॉक्ट्रिन, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ सार्क। तो वी टॉक्ड अबाउट कि यार सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन है हमारा, जो छोटी ग्रुपिंग है, रीजनल ग्रुपिंग, वी शुड स्ट्रेंथन इट। तो दिस इज समथिंग आज तक नहीं हो पाई है, लेकिन वी ट्राइड। In fact, if you read books written by raw officers, गुजराल डॉक्ट्रिन went to that extent, जो हमारे वहां पे स्लीपिंग सेल्स, जैसे ISI वगैरह के स्लीपिंग सेल्स होते हैं, जैसे सब बोलते हैं, हम लोगों ने इस लेवल तक आइडियलिज्म दिखाया कि अपने जितने भी ये रॉ वगैरह के वो सब डिमोलिश कर दिए। ये भी ये मतलब ये, लेकिन ये किस किताब उसमें लिखा जो रॉ ऑफिशियल्स की बुक है ना, लेकिन इट्स नॉट इन ओपन, लेकिन उस टाइम पे ऐसा हुआ था, ठीक है। सो दीज आर व्हाट वी कॉल all the examples of manifestation or execution of Gujarat doctrine. Yes guys, समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है ना। फिर आते हैं न्यूक्लियर पॉलिसी, जो थर्ड पार्ट था 1990 में इंपॉर्टेंट आपका, न्यूक्लियर पॉलिसी। तो इंडिया right from now, as I said, Mr. Nehru was an idealist, right? So, and India was punching above its waist post the in the Cold War era during the 1950s when the two blocks were at each other's throat, दोनों आपस में लड़ने मरने के तैयार थे। तो एक जो नेहरू थे, he was an idealist and he took a very moral high ground कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ह्यूमन राइट इशू होते हैं, ठीक है ना। एंड उस समय भी हम लोग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में, न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड के बारे में प्रमोशन करते थे। तो नेहरूवियन आइडियलिज्म जो फॉरेन पॉलिसी है एट द इंटरनेशनल लेवल, देन विद रिस्पेक्ट टू यूएन, तो वी यूज टू प्रमोट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। अगर आप कोई भी पढ़ोगे किताब या डॉक्यूमेंट तो वहां पे इसका जरूर वो करते हैं, ठीक है। हैविंग सेड दैट, वी वर द प्रोपोनेंट्स ऑफ व्हाट वी से इज न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड, बट रियलिटी डिफरेंट रहती है हमेशा, ठीक है। हम लोग जितने भी अच्छे बनने की कोशिश करें, लेकिन रियल वर्ल्ड ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द अप टिल 1960s ऑल द P5 जो है, that is permanent 5 of the UNSC became nuclear. They developed their own nuclear weapons. And when China developed its nuclear weapon and we went to war with China in 1962, so it was a threat, existential threat for India. तो हम लोगों ने भी कुछ करने की कोशिश करी, ठीक है। So what we did was
under Indira Gandhi's regime 1974 स्माइलिंग बुद्धा वाज कंडक्टेड। ठीक है, अब ये P5 के पास आ गया तो P5 ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने बोला कि हम लोग एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन करते हैं। ठीक है, कि सिंस न्यूक्लियर वेपन्स नीड रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज, जो बड़ी कंट्री दे आर रिस्पॉन्सिबल, तो हम एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको नाम लिखा है एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। दिस इज 1967 या 69, देख लेना। ठीक है ना, दोनों में से एक है। ये बोलता क्या था, ये बोलता था यार क्या है ये, ठीक है, ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट ट्रीटी दैट ओनली द P5 कैन पोसेस न्यूक्लियर वेपन्स। सो इट वाज अ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी। ठीक है, तो इंडिया नेवर साइंड इट, नाइदर इजराइल हैज साइंड इट, नाइदर पाकिस्तान हैज साइंड इट। ठीक है, क्योंकि ये बोलता है कि जिसने साइन कर दिया वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकता, लेकिन दे कैन यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर सिविलियन पर्पस, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए। अब इंडिया ने जब साइन किया, भाई बॉम्ब फोड़ा, ठीक है ना, जो टेस्ट करा, उसके बाद नया ग्रुप बना, उसका एनएसजी बोलते हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। और कंडीशन ये रख दी, अगर आपने एनपीटी साइन करा है तभी आप एनएसजी का मेंबर बनोगे। और एनएसजी क्या है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इट रिस्ट्रिक्ट्स और यू कैन से जो इस ट्रीटी के मेंबर हैं या इस ग्रुप के मेंबर हैं, उन्हीं को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलेगी फॉर सिविलियन पर्पस। ठीक है, अब इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं था, एनपीटी साइन नहीं किया, तो एनएसजी का मेंबर आज तक नहीं बन पाया। लेकिन अपने आप हमने इंडिजिनियसली अंडर डॉक्टर होमी भाभा हम लोगों ने अपना पूरा न्यूक्लियर जो सिविलियन पर्पस के लिए वो बनाया था। राइट, अब 1990s आया, 1990 पूरे, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, अब उस समय भुट्टो, ठीक है ना, बनर्जी भुट्टो के पापा कौन थे, जुल्फकार भुट्टो, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। और ये एक पर्टिकुलर बड़ी फेमस स्पीच है, एक पर्टिकुलर ने बोला था कि हम लोग घास पत्ती खा लेंगे लेकिन न्यूक्लियर बम बना के रहेंगे। सो दे वर हेलबेंट एंड दे डिड इट। ठीक है ना, उनके अपने जिस तरह से भी उन्होंने अपना न्यूक्लियर वेपन बनाया, तो इंडिया गॉट टू नो अबाउट इट। तो 1990s तक इंडिया ने भी अपना न्यूक्लियर वेपन बना लिया था, एंड वी टेस्टेड इट इन पोखरण इन 1998। ठीक है, 1998 में टेस्ट हुआ, इंडिया बिकेम अ न्यूक्लियर पावर, एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान बिकेम द न्यूक्लियर पावर अंडर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया के ऊपर बहुत सैंक्शन लग गए उस समय। ठीक है, उस समय यूएस में आपके जो प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन थे, राइट, एंड ही पुट लॉट ऑफ सैंक्शंस ऑन इंडिया, क्योंकि साफ सी बात है न्यूक्लियर वेपन्स जो एक पर्टिकुलर इमेज है दैट इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड एवरीवन शुडंट हैव इट, तो इंडिया के ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगे। लेकिन अर्ली 2000 में, एज फार रिमेंबर 2003 में, इंडिया ने एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर स्टेट केम आउट विद इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है। सो उसके 3 मेजर एस्पेक्ट्स हैं जो आप लिखोगे एग्जाम में। नंबर 1 इज no first use, that India would not use nuclear weapons in the first instance। ठीक है, पहले इंडिया पर अटैक होगा तब उसके बाद करेगा। और इसी के अंदर आप लिखोगे that India would not use nuclear weapons against non nuclear states। ठीक है, तो पहला एस्पेक्ट ये है। सेकेंड इज it will develop a credible minimum deterrence। इंडिया वुड नॉट गो फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कि हम बना ही रहे, जैसे कोल्ड वॉर में ऐसा हुआ था कि यूएस ने 10,000 वॉर हेड्स बना दिए, रशिया ने 15,000 बना दिए, ऐसा नहीं। यहां पे सिर्फ हम डेटरेंस के लिए बना रहे हैं कि हमारे ऊपर अटैक ना हो, राइट, उतना हम बनाएंगे। ठीक है, थर्ड इज जो आपको इसमें हाईलाइट करना है कि फाइनल डिसीजन whether to use nuclear weapons or not would lie with civilian leaders। ये आर्मी मिलिट्री के पास ये पावर नहीं रहेगी, राइट। सो दिस इज द न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया। फाइन, अब
इससे कोरिलेटेड मैं आपको चीजें बताता हूं जो आपके 50 वर्ड्स क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। जो जो एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू एट द इंटरनेशनल लेवल विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर पावर और यू कैन से न्यूक्लियर वेपन्स, उसके लिए। तो हमने एनजीटी की बात करी, एनएसजी की बात करी। तीसरी जो बात करोगे आप, सीटीबीटी की, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो दो जो ग्लोबल जो कंट्रीज हैं, राइट, जो पर्टिकुलरली पावरफुल कंट्रीज हैं, now since they have already had developed their nuclear weapons, so what they tried was that since nuclear weapons are very destructive, so they wanted कि ये सबके पास ना जाए, तो उन्होंने ऐसे जैसे एनपीटी एनएसजी बनाया, उसके अलावा फिर एक और एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश करी जिसका नाम उन्होंने सीटीबीटी दिया कि और कंट्रीज को एक्सपेरिमेंट ही ना कर पाए। तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी जो 1996 में आई, उसका काम क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, दैट इट बैन्स ऑल काइंड ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंट। मतलब एनवायरमेंट का मतलब क्या हुआ यहां पे, वेदर इन एयर, वेदर अंडर वाटर, वेदर अंडर अर्थ, जो इंडिया में पोखरण में क्या हुआ था, नीचे हुआ था ना, तो इट बैन्स ऑल काइंड ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है, ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव ये था। Whether it has come to force? No, it has not come into force because इसका एक थ्रेशोल्ड है कि इतनी, आई थिंक इट्स 44 कंट्रीज, घर जाके आपको चेक करना है 42 या 44 ऐसा कुछ है, इतनी कंट्री जब साइन करेंगी तब जाके ये फोर्स में आएगी, और इतनी अभी कंट्रीज ने साइन नहीं करा है, ठीक है। इंडिया हैज नॉट साइंड इट, रिमेंबर इंडिया सेज नाउ। वहां क्वेश्चन ये भी आ सकता है अगर 100 वर्ड में आया, व्हाट इज इंडिया स्टैंड। सो इंडिया बिलीव्स दैट इट्स अ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी बिकॉज अभी तक जितनी ये हैं, क्या नाम है, P5 जो पावरफुल कंट्रीज हैं, दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड देयर टेक्नोलॉजी, ऑलरेडी डेवलप्ड देयर वेपन्स, नाउ दे आर फोर्सिंग द अदर कंट्रीज नॉट टू टेस्ट इवन फॉर सिविलियन पर्पस। उन्होंने बोला कि कंप्लीट बैन आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। सो इंडिया फाइंड्स इट डिस्क्रिमिनेटरी, तो इंडिया हैजंट नॉट साइंड इट, ये हुआ वो। इसके अलावा देखो ना 44 कंट्रीज नीड टू रेटिफाई, लिखा तो है 44 में, याद आ गया मुझे, ठीक है, 42 नहीं 44 है, तो 44 कंट्री नहीं करा है, तो नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान ने नहीं करा है, तो इतना याद रखना है आपको। फिर एक जो ट्रीटी है वो है FMCT, फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। फिसाइल मटेरियल क्या होगा इसमें, बेसिकली यूरेनियम, प्लूटोनियम, जिससे आप न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हो। तो एक ट्रीटी बनाई है कि एक तो सीटीबीटी है कि जो बमीना फोड़ो, टेस्टिंग मत करो, ये है कि आप जो न्यू मटेरियल है जो वेपन बनाने का, लाइक यूरेनियम या प्लूटोनियम, वो ही मटेरियल का प्रोडक्शन बंद करो। आ रहा है समझ। सो इट प्रोहिबिट्स द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ फिसाइल मटेरियल, ठीक है ना, आ रहा है समझ। ये एक प्रपोज ट्रीटी है, बोला कि ऐसी ट्रीटी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक ये नहीं है क्योंकि पाकिस्तान इज अगेंस्ट इट, ठीक है ना। तो ये ट्रीटी भी अभी एनफोर्स के, अभी तो प्रपोज ही है, ठीक है ना, साइन भी नहीं हुई है। तो अगर कल आपका 50-50 वर्ड में मैं लिखने के लिए देता हूं कि सीटीबीटी के बारे में 50 वर्ड लिखो, तो आपको लिखने आने चाहिए। एफएमसीटी के बारे में लिखता हूं, आने चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 50 वर्ड में एनएसजी, एनजीटी सारे आने चाहिए आपको, ठीक है। सो योर होमवर्क इज वॉट एवर क्वेश्चन आई एम गिविंग एंड मार्क माई वर्ड्स, इफ यू डू ऑल फॉलो दिस, इससे बाहर नहीं आएगा। And the weightage of IR in paper 2 will be approximately 25%. जैसे सोसाइटी का बताया था छोटा है, लेकिन वेटेज ज्यादा है, ऐसी IR का भी वेटेज ज्यादा होगा अगर हम पास्ट ट्रेंड्स देखते हुए आए, खासकर यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में, ठीक। अब एनर्जी सिक्योरिटी है, आई विल कीप इट फॉर द नेक्स्ट क्लास बिकॉज हो सकता है कि 2:30 बजे नेक्स्ट क्लास हो सकती है ऐसे वगैरह की, राइट। सो आई विल कीप इट शॉर्ट एंड मे बी इफ दिस टाइम फ्रेम, दिस पर्टिकुलर टाइम इज, इस बीच में कोई क्लास नहीं होती, तो मैं रोज 1 घंटे की क्लास IR लूंगा और ट्राई करूंगा कि अगले 10 दिन में खत्म कर दूं उस चीज को। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, चलो, ओके, सी यू टुमारो।